नमस्कार और स्टडी वर्ल्ड क्लासेस के वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते, हम उन्हें एग्जाम के लिहाज से समझते हैं ताकि आपकी तैयारी को सही दिशा मिल सके। तो सवाल यही है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिसीज तक इस हफ्ते की बड़ी खबरें आपकी तैयारी को कैसे बदल सकती हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास है जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबल ट्रेड में तनाव क्यों बढ़ रहा है, फिर भारत के हालिया डिप्लोमेटिक कदमों को समझेंगे, उसके बाद देश के अंदर गवर्नेंस और सोशल सिक्योरिटी के मुद्दों पर बात करेंगे, फिर आएगा हमारा इकोनॉमी का सेक्शन, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम क्विक रिवीजन जो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वैश्विक व्यापार में बढ़ता हुआ तनाव। देखिए, दुनिया में फिर से प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद की हवा चल पड़ी है। देश अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ दो बड़ी ट्रेड लड़ाइयों की तुलना की गई है और दोनों में एक कॉमन प्लेयर है, अमेरिका। एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड विवाद को लेकर यूरोप के 8 देशों को 10% टैरिफ की धमकी दे रहा है, और दूसरी तरफ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत रुकी हुई है। तो हमारे स्टील, दाल, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पर 50% तक टैरिफ लगाने की बात चल रही है। ये साफ तौर पर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वापसी का संकेत है। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, रिटेलिटोरी टैरिफ्स। अब ये होता क्या है समझिए। ये एक तरह का जैसे को तैसा वाला मामला है। अगर एक देश आपके सामान पर टैक्स लगाता है तो आप भी जवाबी कार्रवाई में उसके सामान पर टैक्स लगा देते हैं। इसी को कहते हैं रिटेलिटोरी टैरिफ्स, और यहीं से अक्सर एक ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यूरोपियन यूनियन ने तो इसकी चेतावनी दे भी दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, असर काफी गहरा हो सकता है। पहला खतरा है टैरिफ कैस्केड का, मतलब अगर जर्मनी से आने वाला सामान महंगा हुआ तो भारत में उससे बनने वाली चीजें भी अपने आप महंगी हो जाएंगी। दूसरा, यूरोप में अगर डिमांड कम हुई तो हमारे ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा, और अमेरिका के टैरिफ से तो स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे बड़े सेक्टर्स को सीधा नुकसान होगा। इससे बेरोजगारी और महंगाई, खासकर दाल पर टैरिफ लगने से बढ़ सकती है। तो दुनिया में तो ये सब चल रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? क्या हम चुप बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि भारत इस अनिश्चितता के बीच अपनी विदेश नीति को कैसे मजबूत कर रहा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, $200 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत और यूएई के बीच 2032 तक के द्विपक्षीय व्यापार का नया एम्बिशियस टारगेट है। अभी हम लगभग $100 बिलियन पर हैं, यानी सीधा डबल। और ये लक्ष्य शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की हालिया भारत यात्रा के बाद तय किया गया है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, 2022 में हुए सीपीए यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और गहरा करना। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें तेल और गैस की सप्लाई पक्की करना शामिल है। तीसरा, टेक्नोलॉजी में सहयोग जैसे एआई और डिजिटल पेमेंट्स। और चौथा और शायद सबसे अहम, यूएई में मौजूद 70 लाख से ज्यादा भारतीयों का समुदाय जो इस रिश्ते की जान है। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक की। यहाँ भारत एक बहुत ही स्मार्ट दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ तो वो वियतनाम और फिलीपींस जैसे आसियान देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन के बढ़ते दबाव को बैलेंस करने के लिए क्वाड में भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, जिसमें मालाबार जैसी डिफेंस एक्सरसाइज शामिल हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हम गठबंधनों का हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन अपने फैसले हमेशा अपनी शर्तों पर लेंगे। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से वापस देश में आते हैं और गवर्नेंस और सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। ये मामला आपके जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है, जिसमें आरोप है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर यानी एसआईआर के अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ये एक संवैधानिक संस्था के काम में दखलंदाजी का मामला है, और ये फेडरलिज्म का एक क्लासिक केस स्टडी है, राज्य की स्वायत्ता बनाम एक केंद्रीय संस्था की शक्तियां। स्क्रीन पर एक और बड़ा आंकड़ा,
45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ से भी ज्यादा। जानते हैं ये क्या है? ये उन लोगों की संख्या है जो अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई से जुड़े हुए हैं। ये देश के असंगठित क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है और इससे जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और खबर यह है कि सरकार ने स्कीम को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्कीम भारत की उस 70% आबादी को टारगेट करती है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जिनके पास कोई पीएफ या पेंशन नहीं होती। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है। और सबसे अच्छी बात, पहले 5 साल तक आपके कंट्रीब्यूशन का 50% हिस्सा सरकार भी देती है। ये सामाजिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब हम अपने आखिरी थीमेटिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द इकोनॉमिक होराइजन। यहाँ हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और डिजिटल फाइनेंस के भविष्य की। ये टाइमलाइन आरबीआई के रेपो रेट के पिछले 1 साल के सफर को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि फरवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक आरबीआई ने लगातार ब्याज दरों में कटौती की है, 6.5% से घटाकर 5.25% तक ले आया। लेकिन अब फरवरी 2026 में एक पॉज यानी ठहराव की उम्मीद की जा रही है। तो सवाल यह है कि आरबीआई अब ब्रेक क्यों लगा रहा है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। पहला, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ 7.3% पर काफी मजबूत है। दूसरा, महंगाई 2.0% के निचले स्तर पर है, मतलब पूरी तरह कंट्रोल में है। तो आरबीआई का कहना है कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तो गोली बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी ब्याज दरों से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब फोकस लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर शिफ्ट हो गया है। अब एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं। भारत ब्रिक्स देशों के सामने एक प्रस्ताव रखने जा रहा है, उनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज को आपस में जोड़ने का। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, इसे जून 2026 के ब्रिक्स एजेंडा में शामिल करवाना। दूसरा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म और नियम कानून बनाना। और तीसरा, 2027-28 तक इसका एक पायलट टेस्ट शुरू करना। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, इस प्रस्ताव का मकसद डॉलर को रिप्लेस करना नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को तेज बनाना। जो काम अभी दिनों में होता है उसे घंटों में पूरा करना। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं, जैसे अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से जोड़ना, सबके लिए एक जैसे नियम बनाना और अमेरिका की तरफ से आने वाला जियोपॉलिटिकल दबाव। तो हमने इस हफ्ते की सारी बड़ी खबरें विस्तार से समझ लीं, पर अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार था, जो सीधे आपके एग्जाम में काम आएगा, हमारा एग्जाम क्विक रिवीजन। ये स्लाइड इस पूरे सेशन का सार है। मैं तो कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हमने हर टॉपिक के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को आपके एग्जाम पेपर से जोड़ दिया है। जैसे ट्रेड डिस्प्यूट से आपको रिटेलिएटरी टैरिफ याद रखना है, इंडिया यूएई से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ईसी और बंगाल सरकार के मामले से फेडरलिज्म, अटल पेंशन योजना से सोशल सिक्योरिटी, आरबीआई पॉलिसी से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन और ब्रिक्स सीबीडीसी से डी डॉलराइजेशन जैसे कीवर्ड्स आपके जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ये दुनिया लगातार बदल रही है, ऐसे में आप इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी तैयारी में बाकियों से आगे रहने के लिए कैसे करेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई और जरूरी खबरों के विश्लेषण के साथ, सिर्फ स्टडी वर्ल्ड क्लासेस पर।